गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 10वां सब्जियों की खेती, जिसमें अपन ने कल मटर की जो सब्जी थी उसके बारे में शुरुआत की थी और उसमें अपन ने विभिन्न चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें देखी है उसकी जलवायु, सिंचाई, निराई गुड़ाई किस प्रकार से करते हैं, और लास्ट में अपन ने प्रमुख कीटों के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं मटर की व्याधियां, बीमारियां क्या क्या होती है, मटर की व्याधियों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए मटर में कौन कौन सी व्याधियां अपन कह सकते हैं होती है। तो देखिए व्याधियां, अब ये किसका पढ़ रहे हैं अपन, मटर का पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। व्याधियां, व्याधियां अर्थात बीमारियां इसमें कौन कौन सी होती है, जिसमें पहली है फफूंद वाली चूर्णी फफूंद। पहली बीमारी है चूर्णी फफूंद। चूर्णी फफूंद में क्या होता है, तो देखिए इसमें जो रोगग्रस्त भाग होता है, जिस पौधे के जिस भाग में ये रोग होता है, रोगग्रस्त भाग पर सफेद चूर्ण या फफूंद के धब्बे दिखते हैं, ठीक है। तो रोगग्रस्त भाग पर सफेद चूर्ण फफूंद के धब्बे दिखते हैं। फफूंद के क्या दिखते हैं, हमें धब्बे दिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए रोकथाम, रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसकी अपन। अब रोकथाम का एक सिंपल सा तरीका तो है, तो वो क्या है, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर क्या करें, फेंक दे, उखाड़ कर जला दे, ठीक है। जला देना चाहिए, ये तो एक अपन को कि हाँ भाई इस पौधे में हमें रोग लग रहा है, उसको उखाड़ा और जला दिया, ठीक है। गंधक का चूर्ण या अपन केराथियान का घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गंधक का चूर्ण या केराथियान के घोल का छिड़काव करना, ठीक है। घोल के छिड़काव करना, जिससे क्या हो सकता है, इसकी रोकथाम हो सकती है। फिर जड़ गलन, अगला जो रोग है हमारा जड़ गलन, ये मृदा में अत्यधिक पानी की मात्रा इकट्ठा होने से होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, बीज अंकुरण के बाद पौधे मरने लगते हैं। बीजों का अंकुरण तो हो जाता है, लेकिन फिर क्या होते हैं, पौधे मरने लगते हैं, ठीक है। नर्सरी में होता है। इसमें बीज अंकुरण के बाद पौधे मरने लगते हैं, ठीक है। पौधे क्या होते हैं, मरने लगते हैं। जैसे बीज अंकुरण हुआ, बीज फूटा, उसमें से एक नया पौधा निकला, निकलने के बाद थोड़े दिनों में मर जाता है वो पौधा, ठीक है। रोकथाम के लिए क्या करें, बीज की बुआई से पहले क्या करें, कैप्टान या मैनकोजेब से बीज को उपचारित करें, ठीक है। रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन, बीज बुआई से पूर्व कैप्टान या मैनकोजेब से उपचारित करें। मैनकोजेब से क्या करें, उपचारित करना चाहिए, ठीक है। फिर ये तो हो गई अब इसकी सब जो व्याधियां हो गई। आगे अपन देखते हैं इसकी तुड़ाई व उपज कितनी होती है, ठीक है। कब इसकी तुड़ाई की जाती है, तुड़ाई व उपज। तुड़ाई व उपज क्या होती है, देखिए तुड़ाई व उपज कब की जाती है, इसकी तुड़ाई जब दाने बन जाते हैं, ठीक है,
और कोमल व मीठे हो जाए तब तुड़ाई कर देनी चाहिए। जब दाने बन जाए, दाने अपन खा के देख सकते हैं, दाने बन जाते हैं अंदर और वो क्या हो जाए, कोमल और मीठे हो, ठीक है। जब दाने बन जाए तथा वे कोमल व मीठे हों तब तुड़ाई करनी चाहिए, तब तुड़ाई हमें करनी चाहिए, ठीक है। तब अपन इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, देरी से तुड़ाई करने पर दाने क्या हो जाते हैं, बेस्वाद हो जाते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना, टेस्ट करते रहना, ठीक है। जब भी वो मीठे हो और कोमल हो तब उनकी तुड़ाई कर देना चाहिए। अगर फिर भी मीठे कोमल होने के बाद भी अपन उसकी तुड़ाई नहीं करते हैं तो देरी से अगर तुड़ाई करने पर क्या होता है, दाने बेस्वाद हो जाते हैं, क्योंकि दानों की शर्करा मांड में बदल जाती है, ठीक है। ये नॉट है हमारा। देरी से तुड़ाई करने पर दाने बेस्वाद हो जाते हैं, क्योंकि दाने बेस्वाद हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देरी से तुड़ाई करने पर दाने बेस्वाद हो जाते हैं, क्योंकि दानों के अंदर की शर्करा मांड में बदल जाती है, ठीक है। अर्थात जो शर्करा होती है, जो मीठेपन का स्वाद देती है, वो देरी से तुड़ाई करने पर वो शर्करा मांड में बदल जाती है और उसका कोई स्वाद नहीं होता, स्वाद बिगड़ जाता है, ठीक है। अगेती फसल से हमें 30 से 40 क्विंटल और पछेती किस्म से 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टर हरी फलियां हमें प्राप्त होती है। उपज कितनी होती है, जो अगेती किस्म होती है, अगेती किस्म से 30 से 40 क्विंटल तथा पछेती किस्म से 70 से 80 क्विंटल हरी फलियां प्राप्त होती है, हरी फलियां प्राप्त होती है। 70 से 80 क्विंटल हमें क्या होती है, हरी फलियां उसमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो मटर की सब्जी, जिसके बारे में कल और आज अपन ने पढ़ा है। आज अपने एक नई सब्जी की शुरुआत करते हैं। भिंडी खाई होगी आपने, ठीक है। तो भिंडी के बारे में भी अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा है भिंडी, तो भिंडी की चर्चा करते हैं, ठीक है। भिंडी का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। एबस मॉस्कस एस्कुलेंटस, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, एबेस मॉस्कस एस्कुलेंटस एल मोइंच, ठीक है। किस्म का नाम मोइंच, ठीक है। कुल कौन सा है इसका, कुल कौन से कुल में आती है, मालवेसी कुल में आती है, ठीक है। इसका कुल है मालवेसी। कुल कौन सा है इसका, मालवेसी। मालवेसी कुल में ये आती है, मालवेसी कुल की फसल है, ठीक है। कुछ प्रदेशों में तो देखिए इसके बीज का पाउडर बनाकर कॉफी की तरह पिया जाता है, ठीक है। जैसे कॉफी का पाउडर आता है कॉफी के दानों का, वैसे बीज के, इसके भिंडी के बीजों का पाउडर बनाकर कॉफी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कुछ एक देश इसका ऐसे प्रयोग करते हैं। कुछ देशों में इसके बीज का
पाउडर या चूर्ण जो अपन कहते हैं, पाउडर बनाकर कॉफी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कॉफी के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके जड़ व तना, गुड़ व शक्कर, इसके जड़ व तना से क्या होता है, गुड़ व शक्कर का साफ करने में प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की, भिंडी के पौधे की जड़ व तने से हम क्या करते हैं, शक्कर एवं गुड़ को साफ करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जड़ व तने का प्रयोग गुड़ व शक्कर को साफ करने में करते हैं, साफ करने में करते हैं। अर्थात इसके तने व जड़ का प्रयोग क्या करते हैं, गुड़ व शक्कर को साफ करने में करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अब इसकी संरचना क्या होती है, कैसे, देखिए अवयव कौन से होते हैं इसकी संरचना के। तो देखिए इसमें 89.6% तो से पानी होता है, ठीक है, पानी इसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर 1.9%, सॉरी 6.4% कार्बोहाइड्रेट होता है, 6.4% कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, 6.4% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 1.9% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। 1.9% प्रोटीन, 1.9% क्या होता है इसमें प्रोटीन, 0.2% वसा, 0.2% इसमें क्या होती है, वसा होती है, ठीक है। 1.2% इसमें रेशा होता है, 1.2% रेशा होता है, रेशा पाया जाता है, तथा 66 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में क्या होता है, कैल्शियम व 56 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो प्रति 100 ग्राम में 66 मिलीग्राम mg कैल्शियम क्या पाया जाता है, कैल्शियम अर्थात Ca तथा 56 मिलीग्राम फास्फोरस क्या पाया जाता है, फास्फोरस अर्थात P पाया जाता है, P पाया जाता है, ठीक है। अब जलवायु, इसमें कौन सी जलवायु काम में ली जाती है, कैसी जलवायु काम में आती है, तो देखिए जलवायु, भिंडी के लिए कैसी जलवायु, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती, सॉरी गर्म मौसम की फसल है, ये गर्म मौसम में होती है, ठीक है। ये गर्म मौसम की फसल है, ये क्या है, गर्म मौसम की फसल है, गर्मी की फसल है, ठीक है। इसकी खेती के लिए उचित ताप क्या होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उचित है। इसकी खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप उपयुक्त है। इतना ताप हो तो इसकी खेती आराम से हो जाती है, इससे कम ज्यादा होने पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए मृदा एवं खेत की तैयारी, मृदा एवं खेत की तैयारी, इसकी मृदा को और खेत की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए मृदा का पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मृदा पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त
मृदा युक्त दोमट या बलुई मृदा होनी चाहिए। ठीक है, मृदा कैसी होनी चाहिए? उचित जल निकास की व्यवस्था, उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त क्या कैसी होनी चाहिए? दोमट या बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। ठीक है, दोमट या बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। दोमट या बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। ठीक है, हल्की क्षारीय मृदा में आसानी से उगा सकते हैं। थोड़ी हल्की क्षारीय मृदा हो, ज्यादा क्षारीय नहीं, इसे हल्की क्षारीय मृदा में आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, हल्की जो क्षारीय मृदा होती है उसमें आसानी से उगा सकते हैं, इसलिए इसके पीएच का जो उचित मान 7.5 तक ही रखा है, 8 भी पूरा नहीं रखा। 7 पर तो क्या होता है? उदासीन होती है। ठीक है, आगे देखिए, बुआई व बीज की मात्रा अपन कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, बुआई व बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए? बुआई व बीज की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए? तो बुआई व बीज की मात्रा, देखिए ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुआई हमें फरवरी मार्च में, और वर्षाकालीन फसल हमें कब कर देनी चाहिए? जून जुलाई में बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, देखिए ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुआई कब करनी चाहिए? फरवरी से मार्च, तथा वर्षाकालीन फसल की बुआई जून जुलाई में कर देनी चाहिए। जून जुलाई में क्या कर देनी चाहिए? हमें इसकी वर्षाकालीन फसल की बुआई कर देनी चाहिए, जब बारिश की फसल हो। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जो फसल होती है उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? 12 से 15 किलोग्राम, तथा जो वर्षाकालीन फसल होती है उसके लिए 8 से 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद की आवश्यकता, बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए ग्रीष्म कालीन फसल के लिए, जो गर्मी की फसल होती है उसके लिए 12 से 15 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, कितने? 15 किलोग्राम, तथा वर्षा कालीन फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अर्थात कहना क्या चाहता है कि जो गर्मी की फसल होती है उस समय हमें प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि जो वर्षाकालीन होती है उसमें 8 से 10 किलोग्राम ही आवश्यकता। फिर बुआई बीज की मात्रा। अब देखिए आगे देखिए, बीजों को उपचारित अपन कैसे कर सकते हैं? बीजों को उपचार करने के लिए सबसे पहले बीज को बोने से पहले क्या करना चाहिए? कैप्टान व थायरम या थायरम से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, ये बीजों को उपचारित करने वाली दवा सब में सेम ही है। ठीक है, बीजों को बुआई से पूर्व, बीजों को बुआई से पूर्व, बीजों को बुआई से पहले क्या करना चाहिए? से पूर्व कैप्टॉन
या थायरम से उपचारित करना चाहिए, थायरम से उपचारित करना चाहिए, थायरम से उपचारित करना चाहिए इसको। ठीक है, आगे देखिए अब उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। ये तो हो गए अपन बीजों की बुआई, बीज की मात्रा, उपचार कैसे करना चाहिए। अब इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उन्नत किस्में अपन काम में ले सकते हैं। तो देखिए परभनी क्रांति, उन्नत किस्मों के नाम है जैसे परभनी क्रांति, पूसा पावली, पूसा सावनी, परभनी क्रांति, पूसा सावनी, पूसा मखमली, ठीक है, अर्का अभय। तो देखिए परभनी क्रांति, क्रांति, पूसा सावनी, पूसा मखमली, मखमली, अर्का अभय, अर्का अभय, फिर अर्का अनामिका, अर्का अनामिका, VRO6, VRO6 ये उन्नत किस्मों के नाम है। ठीक है, परभनी क्रांति, पूसा सावनी, पूसा मखमली, अर्का अभय, अर्का अनामिका और VRO6 ये कुछ उन्नत किस्मों के नाम हैं। ठीक है, फिर सिंचाई अपन कैसे करनी चाहिए। देखिए सिंचाई क्या करनी चाहिए। सिंचाई के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई, देखिए सिंचाई से पहले खाद उर्वरक देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि उन्नत किस्म अपन ने चॉइस कर ली, बो दिए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, खाद उर्वरक भी तो देखते हैं ना। तो देखिए खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। अब कितनी सड़ी हुई गोबर खाद, हम हर सब्जी में देख रहे हैं सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 15 से 20 टन प्रति हेक्टर सड़ी हुई गोबर खाद, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग, सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहिए। फिर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम बुआई के पूर्व प्रति हेक्टर में मिलाना चाहिए। ठीक है, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटेशियम का बुआई से पूर्व मृदा में मिला देना चाहिए अपन को। बुआई से पूर्व, बीजों की बुआई से पहले ही अपन को प्रति हेक्टर में क्या कर देना चाहिए, ये मिला देना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले आप, आगे फिर देखते हैं इसकी सिंचाई। सिंचाई की चर्चा अपन आगे लेके चलते हैं। तो देखिए अब सिंचाई कब करते हैं। सिंचाई मार्च में तो देखिए 10 से 12 दिन के अंतराल में, और जब मार्च में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है और जब वर्षाकालीन अप्रैल में होती है तब 7 से 8 दिन, जब बारिश आने का समय होता है तो 7 से 8 दिन, और मई और जून में 4 से 5 दिन के अंतर में करना चाहिए। ठीक है, सिंचाई सिंचाई अब अपन को कब करनी चाहिए। तो देखिए सिंचाई मार्च में 10 से 12 दिन,
मार्च में 10 से 12 दिन, सिंचाई मार्च में 10 से 12 दिन के अंतराल में, ठीक है, 10 से 12 दिन के अंतराल में। अप्रैल में 8 से 9 दिन, अप्रैल में 8 से 9 दिन तथा मई में 4 से 5 दिन के अंतराल में करनी चाहिए। अर्थात जब मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब क्या करनी चाहिए, हमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर निराई गुड़ाई अपन कैसे कर सकते हैं, तो निराई गुड़ाई अगला जो हमारा है, निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई देखते हैं अपन। निराई गुड़ाई में हमें क्या ध्यान रखना है, तो निराई गुड़ाई में देखिए अच्छी उपज के लिए हमें खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए खेत को, ठीक है। 2 से 3 बार निराई पर्याप्त है। देखिए 2 से 3 बार निराई पर्याप्त है इस खेती में, ठीक है। अच्छी उपज के लिए खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। खेत को क्या करना चाहिए, खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। अपन को क्या रखना चाहिए, खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। अब खरपतवार नाशी एक दवाई आती है बासालिन, ठीक है, बासालिन का उपयोग करना चाहिए खरपतवार को नाश करने वाले। खरपतवार नाशी दवा बासालिन का प्रयोग करना चाहिए खरपतवार को नाश करने के लिए, इसका अपन उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ कीट है, देखिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। आगे अपन प्रमुख कीटों में इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, तो देखिए प्रमुख कीट, प्रमुख कीट कौन कौन से है, जैसे हरा तेला, मोयला और सफेद मक्खी कॉमन है, ठीक है। पहला है हमारा हरा तेला, मोयला व सफेद मक्खी। वह क्या, सफेद मक्खी। देखिए ये कीट पत्तियों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बनाते हैं, ठीक है। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बनाते हैं, ठीक है। अर्थात पत्तियों से वो पर्ण हरित रहते, फिर पर्ण हरित नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, जिससे खाना नहीं बनता है, उनका भोजन निर्माण नहीं होता, तो कमजोरी तो आएगी, ठीक है। रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम, डाइमिथाइल या एमिडाइक्लोरपिड का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। रोकथाम के लिए डाइमिथाइल या एमिडाक्लोरपिड का छिड़काव करना चाहिए। एमिडाक्लोरपिड का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दूसरा जो कीट है वो है फल छेदक। इसके बारे में भी अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। फल छेदक जो कीट होता है, ठीक है, इस कीट के
लटे फलों में घुसकर क्या करती हैं, उसे खराब कर देती है। इस कीट की लटे फलों में घुसकर उसे खराब कर देती है। उसे क्या कर देती है, खराब कर देती है। इस कीट की लटे फलों में घुसकर उसे अच्छे से खराब कर देती है। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या करें, फल आने से के तुरंत बाद मेलाथियान या कार्बेलिल का छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। जैसे ही पौधे पर फल आना शुरू हुए, मेलाथियान या कार्बेलिल का छिड़काव करना शुरू करें। रोकथाम के लिए क्या करें अपन, फल आने के तुरंत बाद, फल आने के तुरंत बाद अपन को, फल आने के तुरंत बाद मेलाथियान या कार्बेलिल का 15 से 20 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए, हमें। ठीक है, 15 से 20 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे कीट हमारे देखिए, जैसे हरा तेला, मोयला, सफेद मक्खी, फल छेदक, ये सब हमारे किसके कीट के, भिंडी के। ठीक है, अब व्याधियां देखते हैं। बीमारियां कौन कौन सी इसमें लगती हैं, जैसे पीत सिरा मोज़ेक। पहली बीमारी है पीत सिरा मोज़ेक। पीत सिरा मोज़ेक, इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां व सिराएं क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। इसमें पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां व सिराएं पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां व सिराएं क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, अब ये रोग देख के सफेद मक्खी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलता है। इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये रोग है पीत सिरा मोज़ेक, इसका वाहक कौन है, सफेद मक्खी। ठीक है, यह रोग सफेद मक्खी के द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलता है। फैलाने का कार्य कौन करती है, सफेद मक्खी करती है। ठीक है, पीत सिरा मोज़ेक रोग को फैलाने का कार्य कौन करती है, सफेद मक्खी करती है। अब रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम, डाइमिथोइड या एमिडोक्लोरपिड का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, रोकथाम के लिए डाइमिथोएट या एमिडोक्लोरपिड का छिड़काव करना चाहिए। एमिडोक्लोरपिड का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया एक रोग हमारा। ठीक है, जो कौन सा था, पीत सिरा मोज़ेक रोग। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आई थी कि इस रोग को एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलाने का कार्य कौन करता है, सफेद मक्खी करती है। ठीक है, सफेद मक्खी इसको फैलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट आगे देखिए, छाछैया रोग। दूसरा
रोग है हमारा छाछैया रोग। अब क्या होता है तातथैया में छाछैया रोग। छाछैया रोग में क्या होता है, पत्तियां व तने पर सफेद चूर्णित धब्बे दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियां व तने पर सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। हम पत्तियां और तने पर सफेद सफेद धब्बे दिखाई देते हैं जो चूर्ण की तरह होते हैं। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम, केराथेन एलसी तथा कोलिक्सिन का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए अपन को, केराथेन एलसी या फिर कैलिक्सिन का छिड़काव करना चाहिए। कैलिक्सिन का छिड़काव करना चाहिए। कैलिक्सिन का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए। फिर है हमारा मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि रोग। ठीक है, तीसरा है मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि, मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि रोग। ठीक है, आगे देखिए, पौधे की जड़ों में इसमें क्या हो जाता है, गांठें बन जाती है। इस रोग में क्या होता है, पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती है तथा इसकी वृद्धि रुक जाती है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती है तथा जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, जड़ों में तो गांठें बन जाती है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, जड़ों की लंबाई बढ़ती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इस रोग में रोकथाम अपन नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। 25 किलोग्राम जो कार्बोफ्यूरेन 3G प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण के लिए 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरेन 3G की दर से 3G का छिड़काव करना। कितना प्रति हेक्टेयर की दर से, ये हर बार अपन प्रति हेक्टेयर नहीं लिखते हैं, तो हर सब जगह यही समझना है, प्रति हेक्टेयर। सड़ी हुई घास 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर ये हो। ठीक है, तुड़ाई व उपज क्या, आगे देखिए, अब इसकी तुड़ाई व उपज कब कर सकते हैं अपन, तुड़ाई व उपज की अपन बात करें तो इसकी कटाई कब सकते हैं, भिंडी के फलों की तुड़ाई नरम अवस्था में की जाती है। जब भिंडी नरम होती है तब उसकी तुड़ाई की जाती है। भिंडी के फलों की तुड़ाई नरम अवस्था में की जाती है, नरम अवस्था में करते हैं। ठीक है, नरम अवस्था में क्या करते हैं, भिंडी की तुड़ाई करते हैं। आगे देखिए, फूल खिलने के 5 से 7 दिन बाद तोड़ने लायक हो जाते हैं। जो इसके फूल होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही खिलते हैं, खिलने के बाद 5 से 7 दिन बाद वो तोड़ने के लायक हो। इसके फूल खिलने के
5 से 7 दिन बाद तोड़ने लायक हो जाते हैं। 5 से 7 दिन बाद वो क्या हो जाते हैं? तोड़ने लायक हो जाते हैं। ठीक है, तोड़ने लायक हो जाते हैं। गर्मी की फसल में देखिए 50 क्विंटल और जो वर्षा की फसल होती है उसमें 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज होती है। लगभग गर्मी की फसल से लगभग 50 क्विंटल तथा वर्षा की फसल से लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज होती है। ये लगभग है, अनुमानित 1-2 क्विंटल ऊपर नीचे, 5 क्विंटल ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो ये तो थी अपनी भिंडी जो आज अपन ने शुरू करके आज पूरी कंप्लीट भी कर ली है। अब थोड़ी सी गाजर जो अगली है अपनी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। गाजर। अब गाजर का वैज्ञानिक नाम है डाकस कैरोटा। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है इसका? नाम है डाकस कैरोटा। एल, अब ये नामकरण की पद्धति लीनियस ने दी, इसलिए सब जगह एल पीछे लिखा हुआ आता है। ठीक है, कुल है अम्बेलिफेरी। इसके कुल का नाम क्या है? अम्बेलिफेरी। कुल का नाम है अम्बेलिफेरी। ठीक है, इसका उपयोग देखिए, गाजर का उपयोग कच्चा सलाद, हलवा, मुरब्बा, ठीक है, रायता के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कच्चा सलाद, रायता, हलवा, मुरब्बा के रूप में करते हैं। ये से इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें विटामिन ए व शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है इसमें? विटामिन ए व शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? विटामिन ए व शर्करा जो होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए जिसमें विटामिन ए की कमी होती है उनको भी गाजर खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इससे भूख बढ़ता है, गुर्दे के लिए भी लाभदायक है। ये क्या करती है? भूख बढ़ाती है। इसको खाने से भूख ज्यादा लगती है, भूख बढ़ाती है, तथा जो गुर्दा होता है हमारा, ठीक है, गुर्दा के लिए लाभदायक है। गुर्दे के लिए क्या है? ये लाभदायक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो ये था आज अपन ने देखिए मटर पूरा किया, मटर की व्याधियां पढ़ी, फिर भिंडी को A to Z अपन ने कंप्लीट कर लिया। फिर गाजर की अपन ने शुरुआत की है, जिसमें नॉर्मल से इसके वानस्पतिक नाम, ठीक है, कुल उल अपन ने देखे हैं। इसके बाद गाजर को आने वाली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे और दूसरी चीजें पढ़ेंगे, मूली के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।